स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, ठीक है, जो आपका LLB पार्ट 2 का पेपर है फिलॉसफी ऑफ लॉ की जगह, ठीक है। तो ये फाइनल लिस्ट है, मतलब किन टॉपिक्स में से आपका पेपर आ सकता है, ठीक है। अब इसमें आप ये देख लें कि रोमन लीगल सिस्टम एंड इट्स इन्फ्लुएंस, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है। लैंडस्केप एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम या ग्लोबल लीगल सिस्टम, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर टॉपिक्स हैं, ग्लोबलाइजेशन, सोर्सेज ऑफ लॉ, इस्लामिक लीगल सिस्टम, ये फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, ये तो लाजमी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है कि रोमन लीगल सिस्टम में क्राइम का क्या कॉन्सेप्ट है। हम्मुराबी का कोड इंपॉर्टेंट है, 12 टैबलेट्स पे आ जाता है, लॉ ऑफ 12 टैबलेट्स है जो, ये भी मैंने करवा दिया हुआ है। ADR का जो क्वेश्चन है ये अभी मैंने दोबारा करवाना है, कुछ स्टूडेंट्स का स्किप हो गया है। नेचुरल जस्टिस है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है पाकिस्तान में, कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सिविल लॉ और कॉमन लॉ में क्या फ़र्क है, ठीक है। कॉमन लॉ, सिविल लॉ, ट्रेडिशन, ये एक ही बात है, 14-15 सेम है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू पे अलग से भी आ जाता है, ये आप उसमें से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्लोबल लीगल सिस्टम है वहाँ से ले सकते हैं। बाकी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, प्रेरोगेटिव राइट्स है, आर्टिकल 4 रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इन्हीं में से पेपर बन के आता है, सही हो गया। तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे, या फिर ये दो तरीके से आपका क्वेश्चन कवर होता है कि कोर्ट सिस्टम क्या है, ये लीगल सिस्टम क्या है। एक मिनट ठहरिए, मैं ये क्वेश्चन निकाल लूं। ये इसमें दो टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। मैंने दो तरह से क्वेश्चन बनाया कि पाकिस्तान में लीगल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है, और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन, लीगल सिस्टम मीन्स द बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन which legitimizes the norms and practices of the subjects living within specific territorial boundaries। अब पहली लाइन में ये कहा गया है कि लीगल सिस्टम से मुराद किसी इलाक़ाई खत्ते में वहाँ के जो रिहायशी हैं, अवाम हैं, उनके रस्म व रवाज को लीगलाइज करने के लिए या उनको रेगुलेट करने के लिए जो असूल बनाए जाते हैं, असूलों का जो मुरक्कब है वो लीगल सिस्टम कहलाता है। The roots of the current judicial system of Pakistan stretch back to the medieval period and even before। अब जो इसकी जड़ें हैं, जो इसकी बुनियाद है पाकिस्तान के अदलिया निज़ाम की, ये बहुत ही कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। The judicial system that we practice today has evolved over a long period of time, spanning roughly over a whole millennium। इसमें तकरीबन 1000 साल का अरसा शामिल है कि जिसमें हमारा जो आज के दौर में अदलिया निज़ाम मौजूद है, तो तकरीबन 1000 साल का दुरानी है कि आज इस मौजूदा हालत में हमारे पास मौजूद है। द सिस्टम हैज़ पास थ्रू सेवरल इपॉक्स, इपॉक्स का मतलब होता है अदवार, कवरिंग द हिंदू एरा, मुस्लिम पीरियड, इंक्लूडिंग द मुगल एम्पायर, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस चैप्टर। Notwithstanding the successive changes, that is one rule or dynasty substituted by the other, which naturally resulted in the socio-economic and political transformation of the Indian society, the judicial system generally maintained a steady growth and gradual advance towards consolidation and improvement or refinement, without indeed having to undergo any major disruption or breakdown। अच्छा, इसमें भी ये कहा गया कि मुख्तलिफ अदवार से गुजरा है और आज ये अपनी डेवलप फॉर्म में मौजूद है, जिसमें फर्दर रिफॉर्मेंट्स, इसमें रिफाइनमेंट्स की जा रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स की जा रही हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक इंट्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि लीगल सिस्टम का क्या मतलब होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम रेफर्स टू अ प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर इंटरप्रेटिंग and enforcing the law. It elaborates the rights and responsibilities in a variety of ways. Three major legal systems of the world consist of civil law, common law and religious law। देखें, कानूनी निज़ाम का मतलब एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए कानून लागू किया जाता है, जो कि आपको ये तफसीलन बताता है क्या आपके हकूक़ हैं, क्या आपके फ़राइज़ हैं। जब हम दुनिया के कानूनी निज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ का सिविल लॉ भी आता है, कॉमन लॉ भी आता है और रिलीजियस लॉ भी आता है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, अहम नकात क्या हैं। इस्लामिक कैरेक्टर, ऑफिशियल नेम इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन,
The objective resolution of preamble of the Constitution was made a part of its substantive provision by the insertion of Article 2A in 1985, thereby requiring all laws to be brought into consonance with the Quran and Sunnah. अच्छा, अब इसमें ये कहा गया कि इस्लामी नौयत का है, इसीलिए इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है और इस्लाम ही स्टेट रिलीजन है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में शामिल है, उसमें बाकायदा तौर पर इसे आइन का हिस्सा बना दिया गया है, जिसकी रूह से तमाम कवानीन को कुरान और सुन्ना के मुताबिक ढाला जाएगा। साथ फेडरल शरीयत कोर्ट की है। फिर ये है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के पेश नज़र पाकिस्तान का क़याम आया है। फिर फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजन रखी गई। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसीज भी ऐड किए गए कि क्या गाइडलाइंस होंगे पॉलिसी बनाने के। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सुप्रीमेसी की बात की गई। साथ ही कहा कि स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की तरफ आप अपनी लॉयल्टी ओबीडियंस शो करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ सेफगार्ड प्रोवाइड की गई। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात की गई है और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम। अब हम बात करते हैं कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज की गई है। द जुडिशियल सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ पिरामिड with the Supreme Court at the apex and the Court of Civil Judge cum Judicial Magistrate at the base. The apex court is the court of ultimate appeal and final arbiter of deciding all civil and criminal dispute and interpreting the law and the constitution. Its precedents are binding on all other courts in the country. The High Court is the principal court of the province and exercises control or supervision over the subordinate courts. अच्छा, सबसे ऊपर वाली जो एपलेट फॉरम है, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। नीचे से सिविल साइड पे सिविल जज और क्रिमिनल साइड पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और एपेक्स कोर्ट का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है और ये आखिरी ऐसा दरवाजा, ये आखिरी ऐसी अथॉरिटी है जो आपके मामलात को कानून आइन के मुताबिक तय करेगी और उसकी तशरीह करेगी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है तमाम अदालतों पर बाइंडिंग है। ठीक है। हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी अदालत है जो कि नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे अपनी सुपरविजन एक्सरसाइज करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी। अब हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात करते हैं। द सबऑर्डिनेट कोर्ट सिविल एंड क्रिमिनल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड देयर jurisdiction defined by law. They are supervised and controlled by the respective high court. The administration of justice, however, is a provincial subject, and thus the subordinate courts are organized and the terms and conditions of service of judicial officers determined under the provincial laws and rules. The issues of recruitment, promotion, and other terms and conditions of service, together with disciplinary proceedings, etc., are dealt with under the Provincial Civil Servant Act and the rules framed thereunder. Until recently, the appointing authority for judicial officers happened to be the provincial government, but with the separation of judiciary from the executive, such authority has been transferred to the High Court. अच्छा, अब इसमें ये बात की गई है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में सिविल साइड भी आता है और क्रिमिनल साइड पे भी आता है, जिसे हाई कोर्ट सुपरवाइज करेगी और कंट्रोल करेगी। ठीक है। हर प्रोविंस के अपने लॉज मौजूद हैं कि जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी और किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है। और ये है कि जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलग कर दिया गया और ये जो अथॉरिटी है हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब हम डिफरेंट कोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी तफसील पढ़ेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि जब दो सूबों के दरमियान या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान झगड़ा हो जाता है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट अपनी इस्तेमाल करेगी आर्टिकल 184 सब क्लॉज 1 के तहत। ठीक है। ये उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3, ये जो ऊपर सेकंड पॉइंट पे गिवन है, इसके तहत ही हम कहते हैं ना कि जैसे पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड तो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का मामला है, या आप आम अल्फाज में कहते हैं ना कि सू मोटो एक्शन लेना चाहिए, तो बेसिकली जो सू मोटो पावर है ना वो आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत दी गई है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 185 ही सिंपल लिख दें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन की बात की गई है कि नीचे हाई कोर्ट के जो भी कोई भी फैसला होगा उसके खिलाफ आखिरी अपील कहाँ पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये मैंने सेपरेटली यहाँ पर लिखा है, अगर आप सेपरेट नहीं लिखना चाहते तो कंबाइन करके एपलेट जुरिस्डिक्शन लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद
आर्टिकल 186 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये कहा गया है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड प्रेसिडेंट कोई ओपिनियन लेना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत वो अपनी ओपिनियन देगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 187 में ये कहा गया है कि डायरेक्शंस ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। फिर आर्टिकल 188 के तहत उसकी रिव्यू की पावर है। रिव्यू का मतलब होता है कि सेम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, दोबारा उसको रिकंसिडर करेगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 204 है। 204 के तहत कॉन्टेम्प्ट की सजा भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। और आर्टिकल 212 के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो कि सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके फैसले के खिलाफ अपील भी सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है। तो ये प्रिसाइसली बता दिया सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के हवाले से। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको समझ आ रही है। उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट है। अच्छा, अब आपको ये थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि फेडरल शरीयत कोर्ट के पास हम आते कब हैं। देखिए, फेडरल शरीयत कोर्ट है एपलेट फॉरम, मतलब यहाँ पर आप अपील दायर करने आएंगे। लेकिन अपील किस चीज के हवाले से दायर करेंगे? देखें, जब भी कोई कानून कुरान और सुन्ना के मुनाफी अगर पास हो जाता है, कि कॉन्ट्राडिक्टरी पास हो जाता है, तो तब ही आप उसके खिलाफ अपील में फेडरल शरीयत कोर्ट के पास आ सकते हैं, ठीक है। स्पेशल लॉज के तहत या डिफरेंट लॉज के तहत डिफरेंट एपलेट फॉरम्स मौजूद हैं, जो कि अपनी अपनी बाउंड्री में रहते हुए, अपनी पावर्स में रहते हुए, अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वही फैसले देते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरल शरीयत कोर्ट के पास आपने उसी टाइम पे आना है कि जब कोई कानून इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के खिलाफ पास हुआ हो, ठीक है। तो आर्टिकल 203D के तहत ये डिटरमिन किया जाता है कि कोई अगर प्रोविजन जो कि रिपग्नेंट टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है, तब आपने उसके पास आना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 203D के तहत रिविजनल जुरिस्डिक्शन है। हदूद लॉज के तहत जो केसेस हैं उसके खिलाफ आप रिवीजन में आ सकते हैं। 203E के तहत रिव्यू की पावर है फेडरल शरीयत कोर्ट के पास। 203E के तहत ये भी कॉन्टेम्प्ट की सजा दे सकता है, ठीक है। और क्रिमिनल कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का इख्तियार भी फेडरल शरीयत कोर्ट के पास है हदूद लॉज के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि आप उसके पास रिट फाइल कर सकते हैं। अब रिट फाइल कब की जाती है? देखिए, जब हर जगह से दरवाजे बंद हो जाए ना, मतलब कोई रिलीफ ऑप्शन आपके पास कोई मौजूद नहीं है, तभी आप हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 199 के तहत आएंगे। तो 5 रिटें हैं, 5 पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास। मैंडेमस का मतलब होता है हुक्म देना, मतलब कि जैसे कि कोई फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करवाना है, तो हुक्म दिया जाएगा कि ये ऑर्डर पास किया जाए, ये इसकी कंप्लायंस किया जाए, तब हम मैंडेमस की पिटीशन दायर करते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज से मना करना, मतलब जैसे आपने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स लेने हैं, तब आप हाई कोर्ट के पास आएंगे। सरशरारी का मतलब ये होता है कि चूंकि विदाउट जुरिस्डिक्शन उसने ये ऑर्डर दिया है, अदालत ने, या किसी अथॉरिटी ने, लिहाजा उसको इलीगल करार दिया जाए। हेबियस कॉर्पस उस टाइम दायर की जाती है जब कोई इलीगली डिटेन्ड है, कैद में है, चाहे वो प्राइवेट कस्टडी में है या पब्लिक कस्टडी में, ठीक है। कॉ वारंटो का मतलब होता है कि किस अथॉरिटी के तहत उसने ये पोस्ट होल्ड की है। सही हो गया। उसके बाद आर्टिकल 203 के तहत सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज कर सकती, कंट्रोल कर सकती है हाई कोर्ट। 204 के तहत कंटेम्प्ट की सजा दे सकती है। और जो सिविल अपील है, सेक्शन 100 के तहत हाई कोर्ट सुन सकती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस या सेशन जजेस हैं, वो सिविल जज की जो पहली अपील होती है ना, उसके खिलाफ सेशन में पहली अपील जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी, ठीक है। उसके अलावा 104 के खिलाफ अगर डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, उसके खिलाफ अपील करनी है तो वो भी यहाँ पर सुनी जाएगी। उसके अलावा सिविल में जो नीचे जहाँ से रैंक स्टार्ट होता है, सिविल जज फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। सिविल जज फर्स्ट क्लास अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन रखती है, मतलब कि किसी भी मालियत का केस आ जाए वो सुन सकती है। सिविल जज सेकंड क्लास 50 लाख तक का केस सुन सकती है, और जो थर्ड क्लास है वो 10 लाख तक का केस सुन सकती है। उसके बाद क्रिमिनल साइड पे सबसे पहले मैजिस्ट्रियल कोर्ट स्टार्ट होती हैं, तो उनकी भी पावर्स मुख्तलिफ है। अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात करें तो 3 साल तक की ये सजा दे सकता है और 45,000 रुपीज का जुर्माना कर सकता है। सेकेंड क्लास जो है 1 साल तक की सजा दे सकता है और 15,000 रुपये जुर्माना कर सकता है।
और मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास 1 माह की सजा दे सकता है और 3,000 रुपये जुर्माना कर सकता है। प्रैक्टिकली मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड और थर्ड क्लास एग्जिस्ट नहीं करता। जब एज अ जज भर्ती होती है ना, तो सबसे पहले सिविल साइड पे वो सिविल जज कहलाएगा और क्रिमिनल साइड पे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। फिर बाद में ये होता है कि पावर्स आगे अगर ज्यादा दे दी जाए तो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट बन जाता है। ये सेक्शन 30 का भी मैजिस्ट्रेट होता है जिसके पास ज्यादा अख्तियारात होते हैं। ये स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। ऐसे वो फिर बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, जैसे इसको प्रिसाइसली अदालतों का व्यू लेने के लिए इतना काफी है इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया आपको? जी, इस